Hello and welcome to Azimi tutorial. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके AEC सिलेबस का. This is another video in the series of videos regarding AEC syllabus. और आज हम लोग करने वाले हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का How Do I Love Thee. So a little bit about the poet Elizabeth Barrett Browning. She was born in 1806 in England. She is a Victorian poet. As you know, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है. रेस्टोरेशन पीरियड, romantic period, post romantic, and then we have got Victorian period. So she belongs to this era, Victorian poet. And her story is she is famous for writing expressive and lyrical poetry. And she was in love with a fellow poet, Robert Browning. So it so happens most of her poems वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए ही डेडिकेटेड होता है. और ये जो पोएम आपके सिलेबस में हाउ डू आई लव दी, दिस इज टेकन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज. वाई पोर्टुगीज? ऐसा नहीं है कि शी वाज फ्रॉम पोर्टुगल, शी वाज फ्रॉम इंग्लैंड, बट इट इज सेड दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग उनको प्यार से पोर्टुगीज बोलते थे, माई लिटिल पोर्टुगीज. दैट इज वाई उनके कलेक्शन ऑफ पोएट्री का नाम है सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज. और ये पूरे कलेक्शन में, सारे सोनेट्स में, ये मोस्टली कोर्टशिप, मैरिज, लव, इसकी बात करते हैं. और ये है सोनेट नंबर 43. इट वाज पब्लिश्ड इन 1850 एज पार्ट ऑफ सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज. और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस लव पोएम्स है इंग्लिश लिटरेचर में. यहाँ पे स्पीकर जो है, जैसे आपका टाइटल से समझ में आ रहा, स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग हर लव. किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए. तो इट इज अज्यूम, कहा जाता है, मे बी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उन्हें लेटर में पहले पूछा होगा हाउ मच डू यू लव मी, और उसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये पोएम लिखा है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इट इज अ सोनेट जो इटालियन, यानी कि इटालियन पोएट पेट्रार्क के स्टाइल में लिखा गया है, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट है. सोनेट आपको पता है 14 लाइंस का होता है, राइम स्कीम है, दिया हुआ है, इसको नोटिस कर लेना. और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. दिस इज द पोएम इन शॉर्ट, 14 लाइंस. इसको एक बार गो थ्रू करना सो दैट अगर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर लाइन से दिया गया तो आप अवेयर रहो कि अच्छा इस पोएम से लिखा गया. जस्ट गो थ्रू वंस. नाउ हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज. फर्स्ट लाइन में ही आपको समझ में आ जाता है कि रेस्ट ऑफ द पोएम्स में जो स्पीकर है वो काउंट करने वाली है कि किस किस तरह से वो उनको, अपने हस्बैंड को वो प्यार करती है, चाहती है. So she is going to enumerate all the points, all the ways in which she can express her love for her husband. And then she goes on to say that she loves him to the depth and breadth and height my soul can reach. जहां तक उनका सोल पहुंच सकता है, वहां वहां तक उनकी मोहब्बत, उस हद तक मोहब्बत वो करती है. So this is also a metaphor. And another important line of this poem is that I love thee to the level of everyday's most quiet need by sun and candlelight. See, love does not always need to involve grand gesture. Okay? If love depends entirely on grand gesture, then one point of time it will fade away. So love is love when you can feel it even in mundane moments, even in everyday life. Normal days, boring days, maybe, if you can feel the love for your significant other, that is what love is. So इस poem में भी Elizabeth बोलती है कि it's not only about great happy days, she feels the love for him even in normal everyday life. And she goes on to say that her love is very pure and it's ideal love, perfect love. She makes certain religious reference and moral ideals. Then she talks about eternal love. So it is often said that love does not die, love is eternal. Okay, even though people take oath that in sickness and health, in rich and poor, in poverty, and till death do us part. But इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि नहीं, death भी हमें अलग नहीं कर सकता. So I love thee till death
and even beyond death, even after death. So what are the themes? सबसे पहला love, which is love as boundless, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है. It is spiritual and it is eternal. Eternal मतलब हमेशा, forever रहने वाला. Next है faith and religion. नेक्स्ट है इमोशन वर्सेस रैशनैलिटी. तो इस पोएम में उन्होंने लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया है. ही इज यूजिंग मेटाफर्स, यूजिंग हर कॉमन सेंस टू एक्सप्रेस हाउ मच he loves her husband. Like I said, he loves him even better after death, which suggests that उनका जो प्यार है वो लाइफ के आगे जाके है. इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट इज अनडाइंग, इट इज इटर्नल एंड इट ट्रांसेंड, इट गोज बियॉन्ड लाइफ. जिंदगी और मौत के भी काफी आगे इनकी मोहब्बत. लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज किया गया है इस पूरे पोएम में? इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है. अलग अलग वे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उनका लव कितना ग्रेट है. रेपिटेशन, अगर आप पोएम देखोगे तो इस पोएम में आई लव दी ये फ्रेज को बार बार रिपीट किया गया है. रिपीटेशन होता है जब किसी पर्टिकुलर चीज को आप बार बार रिपीट करते हो, तो हम लोग उसको कहते हैं रिपीटेशन. एज यू कैन सी इन दिस पोएम that he is repeatedly using such phrase. I love thee freely, I love thee purely, I love thee with the passion. Okay, so यहाँ पे repeat किया जा रहा है बार बार, so we call it repetition. नेक्स्ट, मेटाफर का इस्तेमाल क्या है? मेटाफर होता है जब हम लोग किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं. सिमिली और मेटाफर दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट होता है. फर्क इतना होता है कि जब अगर आप किसी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो और कंपैरिजन में आप या तो एज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो या तो लाइक वर्ड का एग्जाम यूज कर रहे हो. अगर आप इस दोनों वर्ड्स को यूज करते हो किसी भी दो चीज को कंपेयर करने में, तो उसको हम लोग सिमिली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he is as brave as a lion. ओके, तो यहाँ पे as का इस्तेमाल हो रहा. he is brave like a tiger. यहाँ पे like वर्ड का इस्तेमाल हो रहा. तो जब आप like या फिर as, इस दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करते हो तो उसको हम लोग सिमिली कहते हैं. और अगर आप इस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हो और फिर भी दो चीज में कंपेयर करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं मेटाफर. और यहाँ पे उन्होंने मेटाफर यूज किया है ये समझाने के लिए कि उनका लव का क्या क्या एक्सटेंड है. हाइपरबोल. हाइपरबोल एक और लिटरेरी डिवाइस होता है. लिटरेरी डिवाइस क्या हुआ? लिटरेरी डिवाइस वो चीज हुई जिसको आप अपने राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करते हो, अपने राइटिंग में इस्तेमाल करते हो, सो दैट आपकी राइटिंग जो है और खूबसूरत बने, पढ़ने में वो और अच्छा लगे, आप उसको और एक्सप्रेसिव बनाते हो. एक होता है ब्लैंकली कोई भी इंफॉर्मेशन लिख देते हो, बट लिटरेचर इज अबाउट मेकिंग इट एक्सप्रेसिव, मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल. तो उसके लिए आप क्या करते हो? लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हो. काफी सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं, यहाँ पे कुछ का मेंशन किया है. हाइपरबोल वो होता है जब आप किसी चीज को बहुत ही एग्जैजरेट बढ़ा के बोलते हो. ओके, वो एक्सप्रेसिव वो माना जाता है कि इतना नहीं है, बट फिर भी उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए बढ़ा के बोलते हो. मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे बोलता है कि मैंने आपको 1000 बार समझा दिया उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो 1000 बार हुआ, ऑफ कोर्स कोई 1000 बार तो नहीं एक्सप्लेन किया, पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज टू शो दैट मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन किया, नॉट नेसेसरीली एग्जैक्टली 1000. तो वो होता है हाइपरबोल जब आप बढ़ा के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है फॉर द सेकंड सेमेस्टर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम? ये पोएम किस स्टाइल में लिखा गया है? तो आंसर इज सोनेट. आपको पता है सोनेट 14 लाइंस का होता है और ये भी सोनेट में लिखा गया है 14 लाइंस में. इन द पोएम हाउ डज द स्पीकर बिगिन ईच डिक्लेरेशन ऑफ लव? वी जस्ट सॉ कि अपने पोएम में इन्होंने अक्सर आई लव दी, ऑप्शन सी जो है उसका इस्तेमाल किया है अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लव टू इन द लाइन आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट? द साइज ऑफ द ओशन, पूरे पोएम में ओशन का जिक्र नहीं है. द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, द एक्सटेंट ऑफ हर सोल्स रीच एंड द लेंथ ऑफ टाइम.
आंसर है सी, द एक्सटेंट ऑफ हर सोल्स रीच। नेक्स्ट, which phrase suggests that the speaker's love is timeless? I love thee freely, I shall love but thee better after death. I love thee with passion, I love thee purely. तो टाइमलेस की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे होगा आंसर बी, मरने के बाद भी वो अपने अपने लव को बोल रहे कि वो एग्जिस्ट करेगा. So that shows that her love is timeless. Next, what kind of love does the speaker describe when she says, I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood faith? यहाँ पे इसका आंसर है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे बिटरनेस कभी आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि बिटरनेस की बात ही नहीं की गई इस पूरे पोएम में. फ्लीटिंग मतलब होता है टेम्पोररी, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ये भी नहीं है. इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ लव दैट इज इनोसेंट एंड प्योर. दिस इज द आंसर. Next, which of the following best captures the tone of the poem? Okay, ये poem का tone क्या है? The tone is passionate and reverent. Reverent मतलब होता है बहुत ही respectful. So she is expressing not just her love, but she is also expressing her respect. Poem पढ़ के समझ में आ रहा है. The speaker has respect for her husband. Next, what does the speaker mean by I love thee with the breath, miles, tears of all my life? यहाँ पे ये बोलना चाह रही कि जब वो खुश हो तब भी उनको याद करती है, जब वो अफसोस में है, दुख है, तब भी उनको याद करती है, अपनी पूरी जिंदगी में हर एक इमोशन में उनको याद करती है. तो दिस शोज दैट हर लव encompasses every aspect of her life. इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि she loves only when she is happy. इसका मतलब ये भी नहीं है कि she loves her when she is in despair. Despair मतलब उदास होती है, ना उम्मीद होती है. इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे स्माइल्स भी है, टीयर्स भी है, और हर एक लाइफ के हर एक मोड़ पे. इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट, हाउ डज द पोएम सजेस्ट दैट द स्पीकर्स लव इज अनसेल्फिश? हाउ डू वी नो दैट उनका लव जो है वो है अनसेल्फिश? ओके, आंसर है डी, बाय लविंग विथ ऑल माई माइट. अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे स्ट्रेंथ से उनको प्यार कर रही. तो इसमें हम लोग को समझ में आता है that she is not at all selfish. In what way does the speaker expresses the idea of eternal love? Eternal love हम लोग को कैसे पता चलता है? When she says that by stating that her love will continue even after death. Death के बाद भी वो कंटिन्यू होगा. तो ये इटर्नल, यानी कि जब जिस चीज को डेथ भी खत्म नहीं कर पाई तो उसको हम लोग इटर्नल बोलेंगे. Next question, how does the poem reflect the ideals of romantic era? So even though she belonged to Victorian poetry, इनके पोएम में कुछ कुछ रोमांटिसिज्म का एलिमेंट है. जब आप किसी भी पीरियड को डिवाइड करते हो, ओके, ए बी सी डी कैटेगरी में, तो हर दो कैटेगरी आगे पीछे ओवरलैप करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि मान लो अगर हम बोले 2000 तक मान लो मॉडर्न पीरियड था, ओके, 1900 तक विक्टोरियन पीरियड था, तो ऐसा नहीं होता है कि 1 जनवरी 1901 में मॉडर्निज्म आ जाएगा. ऑफ कोर्स नहीं, थोड़ा बहुत तो एलिमेंट आगे पीछे होता है. तो विक्टोरियन पीरियड से पहले रोमांटिक पीरियड था, तो रोमांटिक पीरियड का कुछ कुछ असर विक्टोरियन पोइट्स में भी दिखने को मिलता था. तो इस पोएम में क्या हम लोग को समझ में आता है जो रोमांटिक इरा है? अच्छा, रोमांटिक मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है जो आप लोग को मूवी का आइडिया है, बुक्स का आइडिया है कि रोमांटिक मूवीज जहाँ पे रोमांस शो किया जाता है. नहीं, रोमांस मतलब होता है इमेजिनेशन. रोमांस मतलब होता है समथिंग विच इज आइडियल. और रोमांटिक पोइट्री पोइट्स जो थे वो अपने पोएम में कुछ कुछ एलिमेंट, जैसे कि वो बात करते थे नेचर के बारे में, दे वर नेचर लवर, दे यूज्ड टू फोकस ऑन देयर पर्सनल इमोशंस. ओके, दे चोज इमोशंस ओवर लॉजिक. तो ये सारा और भी बहुत सारा आपका एलिमेंट्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है रोमांटिक ईरा का. पर इस पोएम में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है? और इसका आंसर है
नेचर के बारे में तो इस पोएम में डिस्कशन हुआ नहीं. यस, आंसर है बी. थ्रू इट्स एम्फेसिस ऑन पर्सनल इमोशन एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन. ये भी एक रोमांटिक पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक आता है. आंसर होगा बी. Let us look at the next question. Where is this poem taken from? एकदम straightforward simple question. Answer है A. Sonnets from Sonnets from Portuguese. याद रखना, ये जो पोएम है ये भी आपका एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के कलेक्शन का नाम है, बट आंसर इसका ए रहे. Where and when was Elizabeth born? Elizabeth Barrett Browning was born in England in 1861. And last two questions. Who is this poem supposedly dedicated to? Right. तो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट किया. उनके हस्बैंड का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग. ओके. इनका भी नाम क्या है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. तो उससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए. आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग. Her father was against this marriage. तो उन्होंने इलोप करके बिना अपने फादर के परमिशन के से रॉबर्ट ब्राउनिंग से शादी की. तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एडवर्ड बैरेट जो थे उनके फादर का नाम. आंसर है ए. Which era did Elizabeth Barrett Browning belong to? She belonged to Victorian period. Okay, so that is all from this poem. I hope आपको समझ में आया होगा. I try to make it very short and I try to keep it very to the point. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है. तो आई होप इसको गो थ्रू करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो. इसके अलावा भी जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस पीपीटी से, उससे भी जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखो, सो दैट अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख पाओ. ऑलराइट. So I'll see you in the next class when we will be dealing with another poem, William Wordsworth ka Lucy Gray. Till then, thank you.